गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक सेल यूनिट का, जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले, वाइल ईच ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट। जैसे कि हमें पता है जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सारे के सारे अलग अलग होते हैं, सबके फीचर्स अलग हैं, सबके काम अलग है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस अभी बताई मैं, बट मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर। फिर भी कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे भी हैं जिसको हम लोग साथ साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो फंक्शन है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में है। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेशन मैनर में जितना भी फंक्शन है वो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, अब देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं, तो 4 ऑर्गेनल्स आएंगे, ठीक। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये चारों ही क्या करते हैं, मिलजुल करके जो भी फंक्शंस है सबको परफॉर्म करते हैं, और ये चारों ही मिलके बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहला ऑर्गेनल है। देखते हैं, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको लगेगा ये नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह आपको दिखेगा, या फिर टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं इस इमेज में एनसीईआरटी के। ये कुछ ट्यूब्स टाइप के लग रहे हैं, ठीक है। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं, बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। देखो जो ये है, हमें पता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है इंट्रासेलुलर स्पेस को। एक तो ल्यूमिनल, दूसरा है नॉन ल्यूमिनल, सॉरी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक। ल्यूमिनल मतलब कि जो अंदर की साइड है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब आउटसाइड, मतलब कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड तो साइटोप्लाज्म ही है। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक तो रफ और दूसरा है स्मूथ। इसको मैंने अलग अलग लिख दिया है एज अ डिफरेंस बिटवीन, आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब देखो ये रफ क्यों है, क्योंकि इसके सरफेस पे मिलता है आपको राइबोसोम, इसी की वजह से जो इसका अपीयरेंस है वो क्या दिखने लगता है, रफ। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, जैसे कि हमें पता है जो राइबोसोम का काम ही क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसीलिए अब यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इन लोग क्या है, एक्सटेंसिव है और क्या है, कंटिन्यूस है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के। कौन, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इन लोग दिखते हैं स्मूथ। तो राइबोसोम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन सिंथेसिस इसमें नहीं होने वाला। मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, तो प्रोटीन नहीं होता है पर लिपिड की सिंथेसिस होता है। अब लिपिड में कौन से टाइप, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है। लिपिड में स्टेरॉयडल हार्मोन्स ही यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है गोल्गी एपरेटस, ठीक है, ठीक। कैमिलियो गोल्गी ने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था इन 1898 में, ठीक। इन्होंने इसका मतलब इनको ऐसे दिखा था ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस के पास ही में मिला था ये गोल्गी एपरेटस, क्योंकि जैसे कि जानते हैं हम लोग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी न्यूक्लियस के पास ही में है, तो और इन लोग का फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड, तो इन लोग आसपास ही मिलेंगे, ठीक। तो जो इनका नाम है गोल्गी बॉडी, वो भी साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से ही दिया गया था। साइंटिस्ट का नाम था कैमिलियो गोल्गी, इसीलिए जो ऑर्गेनल है इसका भी नाम उन्होंने क्या रख दिया, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी है ये फ्लैट भी हो सकता है, डिस्क भी होता है, मतलब फ्लैट मिलेंगे आपको, डिस्क मिलेंगे, ये सब मिल के क्या होते हैं, सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करते हैं, और उसका
डायमीटर क्या होता है 0.5 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। देख सकते हैं आप बुक में कैसे ये डिस्क लाइक बने हुए हैं, अरेंज हुए हैं, ठीक, पैरेलल में, स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, कॉन्स्ट्रक्टली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस एंड फॉर्मिंग फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्मार्क कर लो। तो इन लोग कंस्ट्रक्टली कहाँ पर मिलेंगे, कंस्टेंटली मिलेंगे आपको न्यूक्लियस के पास में, ठीक है। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स मतलब सिस एंड फॉर्मिंग फेस। एक तो कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। इसको आप याद कर सकते हैं। जो कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब केव समझ रहे होंगे, गुफा से कुछ निकल रहा है, ठीक, निकल रहा है मतलब वो मैच्योर हो चुका होगा, मैच्योर होके ही तो निकलेगा ना। तो आप याद रख सकते हैं जो कॉनकेव होता है वो मैच्योरिंग फेज होता है, और जो सिस मतलब कॉन्वेक्स होता है वो सिस और फॉर्मिंग फेज होता है। आप दोनों में से कोई एक ही याद रखिए, क्योंकि अगर दोनों याद रखोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। मैं बोलूँगी कॉनकेव ही याद रख लो, ठीक, आपकी मर्जी। बाकी जो सिस एंड ट्रांस है वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं, पर फिर भी क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक। देखो लिखा भी है यहाँ पर, सिस एंड ट्रांस आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इनका मेन फंक्शन होता है। अब कौन सी मटेरियल को पैक करेगा भाई, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो भी बनाता है उसको ये पैक करता है और उसके लोकेशंस पे भेज देता है। जो इसके सिस्टर्नी होते हैं उसी में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होता है, फिर वो मैच्योरिंग फेज से, कॉनकेव फेज से क्या होता है, वो निकल जाता है, ठीक। Material to be packed in the form of vesicles from the ER fuses with the cis phase of the Golgi complex and move towards the maturing phase. That's why Golgi body remains close to ER. ठीक, ये तो मैं बता चुकी हूँ। A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its trans phase. गोल्गी बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो जो गोल्गी बॉडी है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन कराती है, अभी हमने देखे हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक है वो प्रोटीन और जो स्मूथ है वो लिपिड का। तो फिर गोल्गी बॉडी क्या कराता है, ये दो मेन है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का ये क्या कराता है, फॉर्मेशन। तो ये दोनों को याद रखना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल पे जिसका नाम है लाइसोसोम्स। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस। बनते कैसे हैं, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस। दे आर रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इन लोग सभी टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम से क्या होते हैं, रिच होते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखो हाइड्रोलिसिस, इसमें टाइप क्या क्या है, लाइपेसेस जो लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीएसेस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। एक्टिव कब होते हैं इन लोग, एसिडिक पीएच पे, बेसिक नहीं, यानी कि पीएच लेस देन 7 पे ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids, nucleic acid, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसका नाम है वैक्यूल्स। अब देखो वैक्यूल्स क्या क्या कंटेन करता है, इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जितने भी मटेरियल हैं जो यूजफुल नहीं है सेल के लिए वो रखेगा ये, और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है इसमें, ठीक, एक मतलब बाउंड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट, ठीक, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है। जो वैक्यूल्स है प्लांट्स में क्या करते हैं, 90% ऑफ जो वॉल्यूम है सेल का उसको इन लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक। पर ये एनिमल सेल में ऐसा नहीं है, 90% ऑक्यूपाई नहीं करता है उसमें। एनिमल सेल में तो बहुत ही छोटे छोटे मिलते हैं इन लोग वैक्यूल्स जो हैं। फंक्शन क्या होता है टोनोप्लास्ट का, फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस
फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वैक्यूल है उसके अंदर ही क्या होता है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है सोल्यूट्स का एज़ कम्पेयर टू जो साइटोप्लाज्म है। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन हमें वर्क करके क्या करना पड़ता है, उसमें जितने भी सैप, वाटर और जो भी काम की चीज़ें नहीं हैं उसको डालना पड़ता है। तो इसमें एटीपी तो रिक्वायर्ड होगा ही ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन हो रहा है। तो फिर देखो जो अमीबा है इसमें मिलता है आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको मैं फर्स्ट क्लास में ही बताई थी। अमीबा में मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। ठीक, तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ये चारों आते हैं कौन कौन से, ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ जो कि थोड़ा खास है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। देखो ये थोड़ा ज़िद्दी है भाई, आपको बिल्कुल आसानी से ये माइक्रोस्कोप में नहीं दिखने वाला। ये क्या करता है, हमारे साथ छुपन छुपाई खेलता है। इसको जब तक कि आप स्पेसिफिकली स्ट्रेन नहीं करोगे ये आपको नहीं दिखने वाला। ठीक, अनलेस स्पेसिफिकली स्ट्रेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल हो सकते हैं। ये आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। शेप एंड साइज थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं इसकी डिग्री पे, बट अगर हम लोग कॉमन शेप की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप के आपको दिख जाएंगे। ठीक, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, हमें पता ही है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक, जो इनर कंपार्टमेंट है ये फिल्ड होता है एक डेंस होमोलोगस सब्सटेंस से, उसका नाम होता है मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोलोगस homologous chromosome set. Okay, inner compartment is filled with the dense homogeneous substance called the matrix. ठीक है, सेल साइकिल पढ़ के होमोलोगस हो गया था। ठीक है, होमोजेनस सब्सटेंस। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बना देता है भाई। Inner membrane forms a number of enfolding called the cisternae towards the matrix. बहुत सारे फोल्डिंग्स बना देता है जो इनर मेम्ब्रेन है। फोल्डिंग्स बढ़ गए मतलब कि सरफेस एरिया भी बढ़ गया होगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है फोल्डिंग बढ़ने पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक, सिस्टर्नी इंक्रीजेस सरफेस एरिया, यहाँ वही लिखा है। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. दोनों मेम्ब्रेन के ही क्या होते हैं, इनके पास एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन में हेल्प करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर एनर्जी को इसने, सेलुलर एनर्जी ATP हमें अभी अभी देखा है, पावर हाउस ऑफ सेल है। मैट्रिक्स है सिंगल सर्कुलर DNA। ठीक, DNA भी है इसका खुद का ही। अ फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं, पर जो राइबोसोम है ये 70S मिलते हैं। साइटोप्लाज्म में आपको मिलेंगे 80S, पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर मिलेंगे आपको 70S के राइबोसोम्स। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी मिलेंगे आपको। डिवाइड बाय फिजन, किससे डिवाइड करता है ये, फिजन करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स पे आते हैं। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। किस में मिलते हैं आपको प्लास्टिड्स, तो प्लांट सेल में और एक यूग्लिनोइड्स पे, क्योंकि हमें पता है जो यूग्लिनोइड्स है वो थोड़ा थोड़ा प्लांट की तरफ भी है, हायर प्लांट्स के पिगमेंट भी मिलते हैं उनमें। ठीक, इसीलिए इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ये बिल्कुल परेशान नहीं करता, ये आसानी से दिख जाता है माइक्रोस्कोप में। वेयर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मुश्किल से दिखता है ना, आपको स्ट्रेन करना पड़ता है। एज दे आर लार्ज, तो प्लास्टिड्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो माइक्रोस्कोप में देखना इसको आसान है।
बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पैक्ट लाइक स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। इनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली, जो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर्स। तो देखो कलर्स के बेसिस पे 3 हो गए, एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों के ही मैंने टेबल बना दिए हैं, तीनों को ही पढ़ लेते हैं बारी बारी करके। देखो जो क्लोरोप्लास्ट है, सिंपल से पता चल रहा है क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, यानी क्लोरोफिल तो हो गई। तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का काम ही है फोटोसिंथेसिस में बहुत काम करता है, और काम क्या है, एनर्जी जो लाइट एनर्जी उसको क्या कर लेता है, ये ट्रैप कर लेता है। ठीक, जो क्रोमैटोप्लास्ट है इसमें होता है फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स। फैट सोल्यूबल होगा कौन कौन से, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल्स। ये जो है ये कौन कौन से कलर देंगे आपको, येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। कौन, क्रोमैटोप्लास्ट। क्रोमैटोग्राफी आपने सुना ही होगा, कलरफुल, कलर से रिलेटेड है, तो आप वैसे ही याद कर सकते हो। जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें दूसरे दूसरे कलर्स ना, क्लोरोप्लास्ट जो है वो तो क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर्स। जो क्रोमैटोप्लास्ट है इसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिख जाएंगे, येलो, ऑरेंज, रेड कलर, ये सब। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होता है। ठीक, वेरिड शेप एंड साइज विद द स्टोर्ड न्यूट्रिशन। ये बेचारा कलरलेस है, सारा कलर तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ने ले लिया। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट। अब बोल रहा है ल्यूकोप्लास्ट है, बोल रहा है भाई मैं क्यों पीछे हटूँ, भले ही मेरे पास कलर्स नहीं है पर मैं स्टोरेज का काम करता हूँ। तो स्टोरेज के हिसाब से ये 3 और पार्ट्स में डिवाइडेड है, अमाइलोप्लास्ट, इलैलोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल है पोटैटो। फिर ये करता है स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, और जो लास्ट वाला है वो स्टोर करता है प्रोटीन्स। एलोरॉन, हाँ एलोरोप्लास्ट को आप ऐसे याद कर सकते हो, हमने पढ़ा है एलोरॉन लेयर पढ़ा होगा आपने, जब मोनोकॉट का जो सीड पढ़ते हो उसके आउटर मोस्ट पे होता है एलोरॉन लेयर, उसको हम लोग याद रखने के लिए कर सकते हैं। उसमें प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, तो इसमें भी आप याद कर सकते हो एज अ प्रोटीन। और अमाइलो मतलब तो पता ही होगा स्टार्च, तो स्टार्च से याद कर सकते हो, और स्टार्च का सबसे अच्छा सोर्स मिल जाएगा आपको पोटैटो, तो उसका एग्जाम्पल भी आपको याद हो जाएगा अगर ऐसा याद करोगे तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो है देख लेते हैं और। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एज एन ऑर्गेनेल आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। किस में मिलेंगे आपको, मीजोफिल्स ऑफ द लीव। अब कोई भी पूछेगा क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है, तो आप बोल दोगे प्लांट सेल में। तो प्लांट में ही, प्लांट सेल में भी कहाँ मिलते हैं, तो जो मीजोफिल सेल्स है उसमें मिलता है आपको क्या, क्लोरोप्लास्ट। दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल शेप्ड, स्पैरिकल और इवन रिबन लाइक। ठीक है, रिबन लाइक भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे इसके शेप्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्वैग है भाई, अलग अलग शेप्स होते हैं। जो क्लामाइडोमोनास है उसमें एक सेल होता है, मतलब 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है। और जो ग्रीन एल्गी है इसमें 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल्स। ठीक है, तो सबसे कम हो गया हमारे क्लामाइडोमोनास में 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, और सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा किस में है, एल्गी में, ग्रीन में। ऑलवेज सिंपल सी बात है यार, उसी में मिलेगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज़ रिलेटिवली लेस परमिएबल। जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल होते हैं, यानी कि सभी चीज़ों को जाने नहीं देता है। ठीक, स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। जो अंदर की जगह होती है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा बोल देते हैं। इसी में क्या होता है, डार्क रिएक्शन चलता है, आगे पढ़ोगे। अब हम आते हैं थैलाकोइड्स पे। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट्स मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थैलाकोइड्स। ऐसे बहुत सारे सैक्स
अरेंज होते हैं, हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, थैलाकॉइड्स, मतलब ऐसे सिक्के जैसे होते हैं। और ये बहुत सारे जब सिक्के मिल जाते हैं तब हम इसको बोल देते हैं ग्रैना। मतलब थैलाकॉइड्स तो ऐसे चपटे होते हैं सिक्के जैसे, एक सिक्का लोगे वो थैलाकॉइड हो गया, और अगर आप उसकी पूरी बिल्डिंग बना दोगे तो वो हो गया ग्रैना। ठीक, दे आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक्स एंड द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड द ग्रैना। टेक स्ट्रोमा लैमेले, फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल होंगे स्ट्रोमा लैमेले, जो स्ट्रोमा है वो फ्लैट ही होगा। कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रैना, ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिफरेंट थैलाकॉइड्स को ऑफ द ग्रैना। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड्स इनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। जो थैलाकॉइड्स है, जो सिक्का मैं बोली ना, जो सिक्का का जो बीच वाला सरफेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो स्पेस को हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन। ठीक है। अरे भाई, जो क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके जो सेंट्रल पार्ट है, जो इनक्लोज पार्ट है, उसको स्ट्रोमा बोलेंगे, पर जो थैलाकॉइड का इनक्लोज पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन। ये डिफरेंस है। और जो कनेक्ट कर रहा है बहुत सारे ग्रैना और थैलाकॉइड्स को, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेले। द स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। यानी कि जो स्ट्रोमा है उसके पास क्या होता है, एंजाइम्स होता है, किस चीज़ के लिए, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने के लिए, ये सब सिंथेसिस करने के लिए स्ट्रोमा के पास होता है एंजाइम्स। कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम। सेम माइटोकॉन्ड्रिया जैसे भी इसके पास भी खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। अब इसमें भी जो राइबोसोम है वो भी 70S ही है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी मिलेंगे आपको। अब ये